अध्याय 117 दोहरा मापदंड। जब लियू हाईकोंग ने ये सुना तो उसने जल्दी से कहा, अध्यक्ष, ये मेरे साथ विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हम वापस आएंगे तो मैं आपके लिए एक मुहर बना दूंगा। ऐसी पहचान वाले लोग कुछ निजी मुहरें बनाते थे जिनका उपयोग करना बहुत सुविधाजनक होता था। अगर ये शॉन के पास एक नहीं थी तो लियू हाईकोंग उसे प्राप्त करने में मदद करेगा। इस बीच ये शॉन को मुहर की परवाह नहीं थी। उसने बस हल्के से अपना हाथ हिलाया, ये इंगित करते हुए कि वो इसे खुद ही सुलझा लेगा। हालांकि लियू हाईकोंग ने हार नहीं मानी और चुपचाप इस मामले को याद रखा। सभी डेस्क के चारों ओर इकट्ठा हुए और ये शुआन की सुलेख पर बड़ी दिलचस्पी से चर्चा की। अपने उत्साह में लियू हाईकोंग ने उसकी अंतहीन प्रशंसा की। अगर उसके बेटे ने चुपके से उसकी शर्ट के कोने को न खींचा होता तो उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ होता। लियू यून ने अपने पिता को आंख मारी और धीमी आवाज में कहा, जिसे केवल वे दोनों सुन सकते थे, पिताजी, समय देखिए, खाने का समय हो गया है। लियू हाईकोंग ने अपना माथा पीटा और माफी मांगते हुए कहा, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा लगता है कि मैं वास्तव में बूढ़ा हो गया हूँ और कब बोलना बंद करना है यह नहीं जानता। चूंकि अध्यक्ष ये आज यहाँ है, इसलिए कृपया मेरा विनम्र अनुरोध स्वीकार करें और मेरे घर पर भोजन करें। लियू यून ने भी प्रतिध्वनित किया, ये सही है भाई, ये खाने का समय हो गया है। मेरे घर पर भोजन करते हैं। आप आमतौर पर मेरे प्रति इतने अच्छे हैं, लेकिन मुझे आपको चुकाने का कोई मौका नहीं मिला है। मुझे अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आपको भोजन कराने दीजिए। ये श्वान ने ईमानदार पिता और पुत्र को देखा, फिर उसने सहमति में सिर हिलाया। उस पर पिता और पुत्र का अच्छा प्रभाव पड़ा। उसके आने से लेकर अब तक दोनों बहुत विनम्र थे। उसे अच्छा समय बिताने वाला माना जा सकता था। ये श्वान को सहमत देखकर लियू हाईकोंग बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत बटलर को व्यंजन तैयार करने के लिए बुलाया और ये श्वान को एक भोज के लिए आमंत्रित किया। बटलर ने तुरंत किसी को तैयार करने की व्यवस्था की। उसने दशकों तक लियू परिवार के लिए काम किया था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने पिता और पुत्र को किसी मेहमान को इतना महत्व देते देखा था। बटलर के रूप में उसने देरी करने की हिम्मत नहीं की। जल्द ही एक गर्म पारिवारिक भोज तैयार किया गया। लियू हाईकोंग ने ये श्वान को भोज के लिए आमंत्रित किया। उसका सम्मान करने के लिए उसने मास्टर सीट भी ये श्वान के लिए छोड़ दी। अध्यक्ष, ये आपको इस साल जिनलिंग में विकास की प्रवृत्ति के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए, है ना? उच्च अधिकारियों ने एक ही बार में 100 से अधिक वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजनाओं की प्रगति और निवेश जारी कर दिए हैं। ऐसा लगता है कि इस साल से प्रवृत्ति वैज्ञानिक अनुसंधान और नेटवर्क सुरक्षा की ओर है। लियू हाईकोंग ने सभी को खाने के लिए आमंत्रित किया, जबकि ये श्वान के साथ इस साल के विकास पर चर्चा की। जब ये श्वान ने ये सुना तो उसने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, इस साल उच्च अधिकारियों ने 160 बिलियन युआन से अधिक का निवेश किया। अधिकांश पैसा इंटरनेट के विकास में निवेश किया गया था। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि यह एक संकेत है। यह देश में इंटरनेट के विकास का अपरिहार्य परिणाम है। आजकल इंटरनेट का विकास बहुत तेजी से हो रहा था। इंटरनेट सूचना सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज बन गई थी। साइबर सुरक्षा और व्यक्तिगत गोपनीयता पहले से ही ऐसी समस्याएं थीं जिन्हें जल्द से जल्द हल करना आवश्यक था। लियू हाईकोंग इस बारे में थोड़े भावुक लग रहे थे। हालांकि उच्च अधिकारियों ने इस बार कुछ बड़े अनुसंधान संस्थानों को सहयोग के लिए चुना है। यह वास्तव में शर्म की बात है कि हमारी जैसी निजी कंपनियां इन परियोजनाओं से संबंधित नहीं हो सकती हैं। वास्तव में अध्यक्ष लियू, आपको खेद महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा आदि में अभी भी कई निवेश हैं जिन पर बातचीत की जा सकती है। ये श्वान ने जिनलिंग के विकास के बारे में बात की। वह उच्च अधिकारियों की योजनाओं और नीतियों के बारे में स्पष्ट था। केवल लियू हाईकोंग ही हैरान नहीं थे। लियू यानरान और लियू यून भी चौंक गए थे। ये श्वान को देखकर, जो केवल 8 या 9 साल का था, लेकिन उसमें अत्यंत सज्जन और कुलीन शिष्टाचार था, वे अवाक थे। क्या ये बच्चा वास्तव में केवल 8 या 9 साल का था? चाहे उसका सामाजिक शिष्टाचार हो, आतिथ्य हो या उसके द्वारा प्रदर्शित विभिन्न कौशल हों, उसने पहले ही दुनिया के बहुत से वयस्कों को पीछे छोड़ दिया था। उनकी समझ में ये श्वान जितना उत्कृष्ट लगभग कोई नहीं था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसा व्यक्ति केवल 8 या 9 साल का था। लियू हाईकोंग का मुंह खुला का खुला रह गया। थोड़ी देर बाद उसने धीरे धीरे उसे बंद कर लिया। अध्यक्ष, ये आपकी व्यावसायिक समझ वास्तव में बहुत तेज है।
यदि कोई नया विकास होता है तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे और अधिक मार्गदर्शन दे सकते हैं। ये श्वान ने लियू परिवार के व्यंजनों का स्वाद चखा और शेफ के खाना पकाने से बहुत प्रभावित हुआ। लियू परिवार के भोज में सामग्री की आवश्यकताओं को बहुत महत्व दिया गया। हालांकि इतना अच्छा स्वाद पैदा करने में सक्षम होने का मतलब था कि शेफ के पाक कौशल एक निश्चित स्तर तक पहुंच गए थे। उसने थोड़ी देर सोचा और लियू हाईकोंग से कहा, अध्यक्ष लियू, मैं आपको कोई मार्गदर्शन नहीं दे सकता, लेकिन मैं थोड़ा दृष्टिकोण प्रदान कर सकता हूँ। आपने अभी कहा कि जिनलिंग इस साल इंटरनेट सुरक्षा के विकास को बहुत महत्व देता है। हालांकि हम उच्च अधिकारियों के साथ काम कर रहे बड़े पैमाने के सुरक्षा अनुसंधान संस्थानों में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। नहीं, हमारे पास उनकी ताकत के बराबर कंपनियां बनाने का समय है। हम उच्च अधिकारियों की नीतियों के साथ आगे बढ़ने के लिए अन्य उद्योगों को प्राप्त कर सकते हैं। हमें अग्रदूत माना जा सकता है। प्रत्येक उद्योग के बाजार की तुलना एक बड़े केक से की जा सकती है। जो कोई भी पहले प्रवेश करेगा वो पूरे केक का आवंटन कर सकेगा। वे जितना चाहें उतना खा सकते हैं। यदि वे पहले बाजार पर कब्जा कर सकते हैं तो यह निश्चित रूप से एक अच्छी बात होगी। ये श्वान के छोटे वाक्यों में अभी बहुत अधिक जानकारी थी। डाइनिंग टेबल पर बाकी लोग रुक गए और उम्मीद से ये श्वान की ओर देखने लगे, ये जानने के लिए कि वो आगे क्या कहेगा। हम अपने पास मौजूद परियोजनाओं के आधार पर उच्च अधिकारियों के साथ मिलकर एक बुद्धिमान ऑनलाइन शहर पूरी तरह से बना सकते हैं और पूरे शहर को जोड़ सकते हैं। बेशक आधार ये है कि सूचना सुरक्षा के मामले में हमें खुद से शुरुआत करनी होगी। इसके अलावा हमें ग्राहकों की गोपनीयता के उजागर होने की संभावना को बिल्कुल रोकना होगा। ये श्वान ने स्वाभाविक रूप से बात की। उसकी आंखों से लगातार आत्मविश्वास की चमक निकल रही थी। ये रोशनी बहुत शक्तिशाली थी, जिससे उसके बगल के लोगों ने स्वचालित रूप से उसकी उम्र को अनदेखा कर दिया और पूरी तरह से उसकी कल्पना में डूब गए। ये श्वान ने यह भी उल्लेख किया, हम बुनियादी आजीविका सुधार और आजीविका से संबंधित सेवाओं में भी भाग ले सकते हैं। हर बार निवेश करने पर बड़ा रिटर्न प्राप्त करने के बारे में मत सोचो। आपको जिनलिंग को अपना घर मानना होगा। एक बार जब आधार बन जाता है तो धन तेजी से और आपकी जेब में आ सकता है। लियू हाईकोंग पहले से ही डर गया था। हाँ, वो डर गया था। उत्साह और आश्वासन के साथ बोल रहा ये श्वान बहुत भयानक था। उसके विचार स्पष्ट थे और उसके विचार अद्वितीय थे। उसका दिमाग काम पर लगे एक बड़े कंप्यूटर की तरह था। बड़ी मात्रा में जानकारी एकत्र करने के बाद इसने जल्दी से जानकारी को सारांशित किया और नई राय बनाई। लियू हाईकोंग ने अनजाने में लियू यानरान की ओर देखा। उसने उसकी आंखों में सदमा और अविश्वास देखा। हाँ, किसने सोचा होगा कि 8 या 9 साल का बच्चा उनकी तरह ऊंचे और शक्तिशाली लोगों की तुलना में स्थानीय लोगों की आजीविका के बारे में अधिक चिंतित होगा। उन्होंने अपनी हीनता पर शर्म महसूस की और शर्म से अपना सिर झुका लिया। उन्होंने ये श्वान से आह भरी और विलाप किया, अध्यक्ष, ये आपकी स्थिति की तुलना में हम अभी भी बहुत हीन हैं। मैंने आज वास्तव में कुछ सीखा है। भाई, ये आप बस बहुत शानदार हैं। आप अतीत में मेरे आदर्श थे, लेकिन आज से आप मेरे एकमात्र आदर्श हैं। युवा मास्टर, ये पता चला है कि आपने पहले से ही सभी प्रकार की स्थितियों को दिल से लगा लिया है। ऐसा करने में सक्षम होने के लिए आप वास्तव में दूरदर्शी हैं। उनके शब्दों में चापलूसी का कोई निशान नहीं था। इसके बजाय वे अपने दिल की गहराई से बोले। उन्होंने ये श्वान के शब्दों का सम्मान किया। लियू हाईकोंग ने अपने उत्साह को नियंत्रित किया और जल्दी से सभी को पहले खाने के लिए बुलाया। पहले खाते हैं, हम बाद में बात कर सकते हैं, नहीं तो खाना ठंडा होने पर स्वाद बदल जाएगा। इसके अलावा लियू हाईकोंग ने बटलर को अपनी लंबे समय से संजोई हुई दा होंग पाओ चाय लाने के लिए भी कहा। दा होंग पाओ एक प्रकार की काली चाय थी। इसे पूरक के रूप में पीना बहुत आरामदायक था और ये पेट को गर्म कर सकती थी। ये श्वान को दा होंग पाओ का स्वाद पसंद था। सभी ने खुशी खुशी खाना खाया। भोजन के दौरान सभी एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझ गए। जैसे ही उसने खाना खत्म किया, लियू यून का फोन बज उठा। उसने नंबर पर एक नज़र डाली और उत्तर बटन दबाया। एक साधारण बातचीत के बाद उसने फोन काट दिया। भाई, ये युवा स्वामी मुझे उनके साथ रेस लगाने के लिए कह रहे हैं। क्या आप एक साथ देखना चाहेंगे? लियू यून ने अपना फोन नीचे रखने के बाद तुरंत ये श्वान से उसकी राय पूछी। लियू यून ये श्वान का बहुत सम्मान करता था। इसका उम्र या स्थिति से कोई लेना देना नहीं था। ये श्वान ने पहले जो कुछ भी किया था वो उसके सम्मान के योग्य था। ये श्वान के कुछ कहने से पहले लियू यून के बगल में बैठे लियू हाईकोंग ने भौहें सिकोड़ी और अपने बेटे की ओर देखा। उसने उसे डांटा, देखो तुम
तुम्हें दिन भर सिर्फ रेसिंग करना आता है। मैं तुमसे क्या कहूँ? अगर तुम्हारे पास कारों के साथ खेलने का समय है तो क्या तुम वित्त नहीं सीख सकते और अध्यक्ष ये से कुछ नीतियाँ नहीं समझ सकते? लियू हाईकोंग ऐसे दिख रहे थे जैसे उन्हें अपने बेटे से बेहतर उम्मीदें थीं। वो जितना बोलते गए उतना ही गुस्सा होते गए। भविष्य में वो कंपनी अपने बेटे को सौंप देंगे। ऐसे लापरवाह रवैये के साथ वह कैसे निश्चिंत हो सकते थे? उसने अपना हाथ उठाया और लियू यून के माथे पर थपथपाया। अध्यक्ष ये को देखो, वह जिनलिंग के विकास और संभावनाओं को देख सकते हैं। क्या तुम जानते हो कि इसके लिए कितने संचय और अनुभव की आवश्यकता है? उन्हें न केवल समय पर उच्च अधिकारियों की प्रासंगिक नीतियों को जानना था, बल्कि उन्हें कानूनी और वित्तीय ज्ञान से भी काफी परिचित होना था। तभी ये श्वान ऐसी राय दे सकते थे। कुछ बातें सरल लगती थीं, लेकिन उनके संपर्क में आने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि पानी के नीचे एक विशाल हिमखंड छिपा हुआ था जो उनके द्वारा खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। यहाँ तक कि लियू यून भी इन मामलों के मूल तर्क को नहीं समझ पाएगा। लियू यून ने अपने पिता को जवाब देने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वो बहुत असंतुष्ट था। भले ही उसके पिता ने खुद की तुलना ये श्वान से की हो, अंतर बहुत बड़ा होगा। अकेले अगर उसकी तुलना ये श्वान से की जाए तो आकाश में एक छोटे तारे की तुलना चमकीले चांद से कैसे की जा सकती है? ये श्वान भी ये सुनकर बहुत असहाय महसूस कर रहा था। उसने सिर हिलाया और मुस्कुराया। अध्यक्ष लियू, वास्तव में युवा मास्टर लियू अभी भी बहुत उत्कृष्ट हैं। इसके अलावा मुझे कारों के साथ खेलना पसंद है। ये श्वान के बोलने के बाद उसने लियू यून की ओर देखा और पूछा कि वे कब जा रहे हैं। जब लियू हाईकोंग ने ये श्वान को ये कहते सुना कि उसे भी कारों के साथ खेलना पसंद है तो उसका भाव बदल गया। उसने गुस्से से अपने बेटे का इंतजार किया और डांटा, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो और अध्यक्ष ये को खेलने के लिए ले जाओ। लियू यून भ्रमित था। क्या बकवास है? उसकी मानसिकता फट गई। क्या उसके पिता को ऐसा होना जरूरी था? उसके पिता अब बहुत डरावने थे। क्या उसके पिता ऐसे दोहरे मापदंड नहीं रख सकते थे? कहानी जारी रहेगी।